नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज बिग बैंग में। कुछ महीनों पहले आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या देखा भी होगा कि श्रीलंका लगभग दिवालिया घोषित हो चुका है। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला को फॉलो करते हुए श्रीलंका भी लगभग दिवालिया घोषित हो चुका है। अब उनके पास पैसा ही नहीं बचा। दिवालिया घोषित हो गया और पैसा नहीं बचा तो इससे दो ही प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला, एक देश बर्बाद क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, श्रीलंका बर्बाद कैसे हुआ। दूसरा, अगर कोई देश बर्बाद हो गया तो वह नोट छापकर फिर से अमीर देश क्यों नहीं बन जाता। तो दोनों सवालों के जवाब देखते हैं। अपने झंडे पर शेर का निशान लगाते हुए लगभग हर तरफ से सुंदर समुद्र से घिरा हुआ श्रीलंका, आज अगर आप वहाँ चाय पीने जाएंगे तो आपको 100 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अगर 1 किलो चावल पूछा जाए तो वहाँ 300 रुपये में बिक रहा है। 1 किलो आटा 300 रुपये में बिक रहा है। 1 लीटर पेट्रोल 490 रुपये में बिक रहा है। अगर वहाँ एक LPG सिलेंडर ऑर्डर करते हैं तो 4200 रुपये देने पड़ेंगे। चलिए छोड़िए जनाब, छोटा सा ब्रेड का पैकेट भी आप वहाँ लेने जाएंगे तो 150 रुपये देने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय डॉलर की कीमत जो श्रीलंकाई करेंसी के अनुसार लगभग 200 रुपये पर डॉलर हुआ करती थी, आज वह 320 रुपये हो चुकी है, यानी लगभग 2 गुना के पास पहुंचने वाली है। भारतीय रुपये जिसकी श्रीलंकाई रुपीस में कीमत 4 रुपये है, मतलब एक भारतीय रुपीस 4 रुपये श्रीलंका के बराबर होता है। तो अगर भारत में चाय 10 रुपये में मिलती है तो वहाँ 4 गुना कम में मिलनी चाहिए थी, बट वो मिल रही है 100 रुपये में। श्रीलंका के बर्बाद होने के 7 मुख्य कारण हैं। देखते हैं 7 कारणों को शॉर्ट में। सबसे पहला और मुख्य कारण है राजपक्षे परिवार की मतलबी राजनीति। मतलब वहाँ का एक राजशाही कुटुंब, राजपक्षे परिवार, जो लगभग श्रीलंका की सारी राजनीति पर हावी है, उनकी मतलबी राजनीति के कारण श्रीलंका बर्बाद हुआ। किसी भी परिवार का मुखिया ही तय करता है कि घर कैसे चलाना है। अगर कम जानकारी हो और उस पर भी भ्रष्टाचारी हो और उसके आधार पर घर चलाने का निर्णय लिया जाए तो उसके 2 ही नतीजे होते हैं। पहला, पूरा घर कंगाल हो जाएगा और आप सड़क पे आ जाओगे, या तो दूसरा, जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजपक्षे सरकार ने लिट्टे और प्रभाकरण को खत्म करके जनता की इतनी वाहवाही और भरोसा लूट लिया कि काबिलियत ना होते हुए भी गोटबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया और उनके हर एक नादान निर्णयों को सर आंखों पर बिठाते गए। जनता को खुश करने के लिए 2019 में टैक्स में एक बड़ी कटौती की गई। मतलब इनकम टैक्स की दरें वाहियात ढंग से कम की गई। नतीजतन देश का खजाना 1/3 से भी कम हो गया, जिसकी भरपाई श्रीलंका आज तक नहीं कर पाया और आर्थिक संकट की शुरुआत हुई और इसके बाद वो रोज हर 24 घंटे में बोझ के तले और आर्थिक संकट में धंसता चला। दूसरा कारण, विदेशी कर्ज की मार। श्रीलंका की पूरी अर्थव्यवस्था में विदेशी कर्ज का बहुत बड़ा योगदान है। विदेशी कर्ज की भयानक मार। श्रीलंका की पूरी अर्थव्यवस्था में विदेशी कर्ज का बहुत बड़ा योगदान है या इंटरफेरेंस है। चीन, भारत, जापान या कोई भी ऐसी फाइनेंशियल संस्था नहीं है जिससे श्रीलंका ने बड़ा कर्ज ना लिया हो। विश्व की कई फाइनेंस संस्थाओं का बहुत बड़ा पैसा श्रीलंका में कर्ज के तौर पर दिया गया है, जिसे श्रीलंका कभी नहीं चुका पाया और लगभग बर्बाद हो गया। चीन को श्रीलंका में विकास के नाम पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के ठेके दिए गए सरकार द्वारा। अब इन कंस्ट्रक्शंस को करने के लिए चीन से ही बड़ी ब्याज दरों पर बड़े बड़े कर्ज लिए। अपना पैसा कंस्ट्रक्शन के नाम पर तो चाइना ने वापस ले लिया, लेकिन श्रीलंका को जो मिला वो कर्ज। श्रीलंका को बर्बाद करने में चीन का बहुत बड़ा हाथ है। बची हुई कसर कोरोना ने तोड़ दी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का 10% पर्यटन से ही प्राप्त होता था। जब विदेशी श्रीलंका में जाते थे तो पर्यटन के तौर पर वो डॉलर्स में एक्सचेंज करते थे, जिससे श्रीलंका के पास कुछ विदेशी मुद्राएं आ जाती थी और ये विदेशी मुद्रा इतनी थी कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का ये 10% थी। अंतर्राष्ट्रीय कोरोना प्रतिबंधों के चलते पर्यटन ठप हो गया
और डॉलर श्रीलंका में नहीं पहुंचे, उनकी आवक बंद हो पाई और उनकी आवक बंद हो गई। यह भी एक मुख्य कारण है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डगमगाने का और विदेशी मुद्रा भंडार कम होने का। राजपक्षे सरकार द्वारा लिया गया बहुत ही गलत निर्णय। ठीक है, ज़मीन से जुड़ना अच्छा है, मिट्टी से जुड़ना अच्छा है, लेकिन आपने अचानक ही ऑर्गेनिक खेती करने की ज़बरदस्ती कर दी और सरकारी रूल्स बना दिए। श्रीलंका से निर्यात होने वाली फसलों में चावल, चाय, मसाले, रबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर थे जो इसकी इकोनॉमी को स्टेबल करते थे। ऑर्गेनिक का भूत महाशय के दिमाग में घुस गया और खेती करने के लिए फर्टिलाइजर और सारे रासायनिक उत्पादों का उपयोग, प्रोडक्शन, आयात निर्यात सब बंद कर दिया गया, जिससे लगभग सारी फसलें, चावल की, मसाले, रबर और चाय, सबकी फसलें बर्बाद हो गई और यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। छोटी छोटी चीज़ों की महंगाई आसमान छू गई। पांचवा मुख्य कारण है कर्ज का दुरुपयोग और गिरता हुआ विदेशी मुद्रा का भंडार। पिछले एक दशक में विकास के नाम पर कई देशों से अरबों डॉलर का कर्ज लिया है श्रीलंका ने, लेकिन कर्ज का उपयोग विकास को छोड़कर भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। राजपक्ष परिवार और सरकारी अधिकारियों ने कर्ज के पैसे का गलत इस्तेमाल किया और अपनी खुद की अरबों की प्रॉपर्टी और संपत्ति विदेशों में बनाई। अरबों खरबों का पैसा विदेशी बैंकों में निजी तौर पर जमा किया गया, जिसका जनता से कुछ लेना देना नहीं था। 2019 के आखिरी तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 7.6 बिलियन डॉलर से घटकर 2020 में 1.93 बिलियन डॉलर हो गया। जी हाँ, एक साल में 7.6 बिलियन डॉलर से 1.93 बिलियन डॉलर हो गया। और श्रीलंका की सरकार जो भी अभी मौजूदा है वो तो ये कहती है कि हमारे पास अभी सिर्फ 50 मिलियन डॉलर ही बचा है। श्रीलंका ने व्यापारियों को बहुत इग्नोर किया। श्रीलंका के व्यापारियों को आयात होने वाले माल को खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की जो स्रोत है उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। इन्होंने गवर्नमेंट को कंप्लेंट भी की, क्योंकि देश का इंडस्ट्रियलिस्ट ही आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा पिलर का काम करता है। मौजूदा सरकार ने इन सभी व्यापारियों को इग्नोर किया, इनकी दिक्कतों को नज़रअंदाज किया, जिससे गहरा वित्तीय संकट श्रीलंका पे छा गया। आज की तारीख में श्रीलंका पर विदेशी कर्ज लगभग 51 अरब डॉलर्स का है। कितनी भी मदद करेंगे तो भी अगले 50-100 साल तक ये चुका नहीं पाएंगे। छठवां कारण, पैसा बचा नहीं, विदेशी मुद्रा बची नहीं, आसमान को छूती महंगाई। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बेहिसाब उछाल आया, जिसे श्रीलंका झेल नहीं पाया। विदेशी मुद्रा के अभाव में पेट्रोल और डीजल के दर आसमान छू गए। ज़रूरत के सामान, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ज़रूरत के सामान की कीमतें 300% तक बढ़ गई, जो जनता की पहुंच से बाहर हो गई। विदेशी मुद्रा तो बची नहीं, देश चलाना है। सातवां, आखिरी और सबसे बड़ा कारण, बचा हुआ सोना भी बेच दिया गया सरकार द्वारा। देश चलाने के लिए श्रीलंकाई सरकार सोना बेच के काम चलाने लगी। 2021 में, ज़्यादा नहीं हुआ, लास्ट ईयर की बात है, 2021 में श्रीलंका की केंद्रीय सरकार के पास 6.69 टन का सोना भंडार था। इतना गोल्ड था 6.69 टन 2021 में, जिसमें से लास्ट 1 ईयर में 3.6 टन का सोना विदेशों में बेचा जा चुका है, ताकि श्रीलंका के छोटे मोटे खर्चे चलाए जा सकें। अब सिर्फ 3 टन ही सोना बचा है, अगर वो भी चला जाए तो भगवान जाने क्या होगा। एक और लास्ट बड़ा कारण जो ऑन पेपर दिया नहीं जाता, लेकिन हम राजनीति को समझते, हमें इतना तो समझ में आता है। अच्छी सलाह, अच्छा मंत्रिमंडल, मतलब लायक मंत्रिमंडल, थिंकिंग टैंक्स, सारों को राजपक्ष सरकार ने बाजू में कर दिया। देश की हालत तो दिख रही सभी नेताओं को थी, पर राष्ट्रपति को समझाता कौन? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री या विकास मंत्री? अब आप खुद ही समझ जाइए। एक नज़र डालते हैं इनके विकास मंत्रिमंडल पे। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, गृह मंत्री चमल राजपक्षे, वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे। जब श्रीलंका का विकास होना चाहिए था उस समय भी विकास मंत्री थे, शहरी अर्बन विकास मंत्री थे महिंदा राजपक्षे। अपने घर का काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। आते हैं अपने दूसरे मुद्दे पे, श्रीलंका नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाता? शायद
आप में से बहुत लोगों को इसका जवाब पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ अपने हिसाब से। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को फॉलो करते हुए सभी देश नोटों का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करते हैं। हर देश की करेंसी अलग अलग होती है, लेकिन जब वो एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक मेल जोल होना चाहिए, कुछ मानक होने चाहिए। वो मानक ऑलरेडी तय कर दिए गए हैं। देश की जीडीपी, विदेशी मुद्रा में देसी चलन की कीमत, फॉरेक्स रिजर्व, गोल्ड की मात्रा और अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी बॉन्ड्स जिसके आधार पर सरकारें नोट छाप सकती हैं, छापती हैं और छापना भी चाहिए। सबसे पहली गलती जिम्बाब्वे ने की थी, दूसरी वेनेजुएला ने की थी। अब अगर वो गलती श्रीलंका भी कर देगी तो शायद वो समय दूर नहीं जब श्रीलंका भी चाइना का ही भाग हो जाएगा, क्योंकि चाइना उस पर कब्जा कर लेगा। क्या होगा अगर श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय करेंसी नियमों का उल्लंघन करते हुए ज़्यादा नोट छाप लेगी? एक उदाहरण से समझते हैं। मार्केट क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है। मार्केट चलता है डिमांड और सप्लाई पे, मांग और आपूर्ति पे। अगर डिमांड, किसी भी वस्तु की डिमांड और सब उसकी होने वाली आपूर्ति, सप्लाई मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला हमेशा खरीदता है, बेचने वाला हमेशा बेचता है, तो महंगाई का दर, इन्फ्लेशन स्थिर होता है। अगर डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो महंगाई बढ़ जाती है। डिमांड कम हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए तो चीज़ें सस्ती हो जाती है। ये जो दूसरा कारण, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सप्लाई बहुत ही कम हो गई है, इसलिए श्रीलंका में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर सरकार ज़्यादा पैसा छाप भी लेती है तो वो पैसा ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और लगभग सारे लोग अमीर हो जाएंगे। कंपनी का मालिक भी अमीर, कंपनी का कर्मचारी भी अमीर, कंपनी का नौकर भी अमीर, सब्जी वाला भी अमीर, दूध वाला भी अमीर। फिर सब्जी वाला क्या करेगा? मेरे पास तो पैसा है ही ना, तो मैं 10 रुपये किलो वाला टमाटर 100 रुपये में बेचूंगा आज। और सामने वाले के पास पैसा है, वो भी अमीर है भाई, वो खरीद लेगा। लेकिन रातों रात वो टमाटर की कीमत 10 रुपये से, 100 रुपये से 1000 रुपये हो जाएगी। सिर्फ टमाटर नहीं बढ़ेगा, 1 या 2 हज़ार वस्तुएं जो आप डेली नीड्स में लाते हैं, वो सारी वस्तुएं की महंगाई आसमान छू लेगी। वो दिन दूर नहीं होगा जब आपको 1 कप चाय पीने के लिए बोरे में भर के पैसा लेके जाना पड़ेगा। इससे देश और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो शायद ये गलती अब श्रीलंका नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ के माननीय राष्ट्रपति जो है वो सिंगापुर कब के भाग चुके हैं। वहाँ के देश के लोग बहुत लेट जागरूक हुए, बर्बाद होने के बाद रो रहे हैं छाती पीट पीट के और राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर रहे हैं। दूसरा, बिना जीडीपी ग्रोथ और गोल्ड के और इंटरनेशनल फॉरेक्स के बिना पैसों का उत्पादन, अगर आप पैसों का उत्पादन करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो है, डॉलर्स है, रुपीज़ है, दिरहम है, दिनार है, इनके सामने आपके देसी पैसे की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि अगर आप $1 भी एक्सचेंज करना चाहें तो पता नहीं आपको कितने ट्रक पैसे वहाँ पे भेजने पड़ेंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए श्रीलंका या कोई भी बर्बाद देश या कोई भी देश ज़्यादा नोट नहीं छाप सकता। किसी भी देश को बर्बाद करने का मुख्य कारण राजनीति और भ्रष्टाचार होता है। जहाँ राजनीति है वहाँ भ्रष्टाचार होगा, लेकिन विपक्ष का मजबूत होना ही उतना ज़रूरी है। हर यूथ को, देश के हर यूथ को राजनीति में दखल अंदाजी करना बहुत ज़रूरी है। हर लिए गए स्टेप का उत्तर पूछना, आरटीआई में इंटरफेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे सरकार सतर्क हो जाती है कि युवा पीढ़ी सतर्क है और अब भ्रष्टाचार करने से कोई मतलब नहीं, रातों रात सरकारें बदल जाएगी, तब कहीं जाकर शायद देश बर्बाद होना बंद हो जाएंगे। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। लर्न एंड ग्रो एवरी डे।